हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज गुरुकुलम। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स का यूज़ आपने अपने एवरीडे लाइफ में किया होगा। जब आप किसी भी चीज़ पे बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, उससे उसके जो नतीजे होते हैं उसको भी आपने देखा होगा। तो फोर्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? जैसे आपने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, आपने किसी चीज़ पे, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, तो क्या होता है जनरली उसके शेप में, उसके साइज़ में चेंजेस आते हैं, या फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ दैट बॉडी में चेंज आता है। यानी अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, हमने इसको धक्का दिया, और ये जो है जैसे कोई बॉल है वो रखी हुई है और वो रेस्ट पे है, फिर हमने क्या किया, उसको धक्का दिया तो वो क्या कर ली, मोशन में आ गई। और जब ये बॉडी मोशन में है, हमने क्या किया, उसको सामने से आकर के रोक दिया, तो वो क्या हुआ, जाकर के स्टॉप हो गई और ये रेस्ट में आ गई। इसी तरीके से अगर किसी बॉल को, रबर की बॉल है जो कि गोल है, और इसको आपने जो है दोनों तरफ से प्रेस किया, एक तरीके से इसको दबाया, तो क्या होगा, इसके शेप जो पहले था वो डिफ़ॉर्म्ड हो जाएगा, यानी इसके शेप में चेंज आया। अब साइज़ की बात करें तो साइज़ के लिए जैसे आपने एक स्प्रिंग रखा है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये क्या करेगी, इसकी लंबाई घट जाएगी, यानी इसका साइज़ क्या हुआ, घट गया। और जैसे ही हमने इसको, इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा, तो क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई, यानी ये यहाँ पर फिर से इसकी साइज़ में चेंज आया। या फिर ऐसे मान सकते हैं, एक रबर की स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में जब हम इस स्ट्रिंग को खींचते हैं तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये हो गया। तो यानी फोर्स क्या है, फोर्स एक कोई फिज़िकल कॉज है, यानी यहाँ पर जो दो बॉडीज़ हैं वो आपस में कांटेक्ट में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा फोर्स होता है जो बिना कांटेक्ट के भी काम करता है। तो इस तरीके से फोर्स क्या है, फोर्स एक फिज़िकल कॉज है जो कि which changes or tends to change either the size and shape of the body or state of rest or motion of the body। अब देखिए फोर्स के काइंड क्या हैं। फोर्स बेसिकली दो टाइप के हैं। एक पहला आपका है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि जब कोई ऐसा फोर्स लगाया जाए, हमने आपको बताया कि फोर्स दो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं और नहीं भी कांटेक्ट में हो सकते हैं, यानी जिस बॉडी ने जिस बॉडी पे फोर्स लगाया वो दोनों आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। ऐसे फोर्सेस को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। आइए चलिए इसके एग्जांपल के बारे में देखते हैं। कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे पहला इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स का। पहला है इसका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, तो अगर हम इस बॉडी को इस सरफेस पे मूव कराएं, और ये सरफेस थोड़ा सा, हम मान के चलते हैं कि ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा रफ़ है, वो हल्का सा भी रफ़ होगा तो भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर काम करेगा। अब जैसे ये बॉडी जो रखी है इस सरफेस पे, इस टेबल पे, ये क्या करे, ये अपने मोशन में आ जाए, इसको हम मोशन में ला दें, तो क्या होगा, ये जो टेबल है ये भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक एक्सर्ट करेगी, यानी ये इसके मोशन का अपोज करेगी, कुछ समय तक अपोज करेगी, फिर उसके बाद जैसे ही जो फोर्स लगाया गया है वो इसको ओवरकम कर जाएगा, तो वो क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। तो ऐसे फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आप यहाँ देखिए, ये वाले डायग्राम में एक बुक रखी है टेबल पे, और इस बुक को जैसे ही पुश किया गया, यहाँ पर ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स है, ये हमारा फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा, ये इस बुक को मोशन में आ जाना चाहिए। लेकिन ये टेबल क्या है,
टेबल इस पे कुछ ना कुछ अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस बुक का मोशन क्या होगा, रुका रहेगा। और फिर उसके बाद जैसे ही ये वाला फोर्स जो लगाया गया है बुक पे, इसको ओवरकम कर जाएगा तो बुक मोशन में आ जाएगी। तो ये तो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, सेम केस देखिए, आपने बुक को एक सरफेस पे रखा है और ये सरफेस आपको पता है जो कोई भी चीज़ होती है अर्थ सरफेस पे, कोई भी चीज़ है तो वो अपने वेट के बराबर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, यानी mg वेट उसका जो रहता है, वेट यानी जो उसका mg रहता है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो उसके मास के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो चीज़ वेट कहलाएगा। तो वो वेट जो रहेगा, वेट के इक्वल एंड अपोजिट पे, इक्वल और अपोजिट पे और उसके परपेंडिकुलर पे इस बॉडी पे ये जो सरफेस है वो कुछ नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी, तो उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस द बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट डाउनवर्ड टू द surface, but the body does not move or fall because the surface exerts an equal and opposite force on the body normal to the surface, which is called the normal reaction force। ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जैसे आपने ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका थर्ड एग्जांपल है टेंशन फोर्स एज अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स। अब देखिए, अगर किसी बॉडी को हमने क्या कर दिया, किसी सपोर्ट से, यहाँ पर कोई सपोर्ट है ये, और यहाँ से हमने किसी बॉडी को या किसी ब्लॉक को हैंग कर दिया किसी स्ट्रिंग की मदद से। अब यहाँ पर सिमिलर केस, ये जो बॉडी है ये अपने वेट के बराबर नीचे फोर्स एक्सर्ट करेगी, लेकिन क्योंकि ये बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करी, यानी ये जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। अब इस फोर्स को हम टेंशन कहेंगे, इस फोर्स को जो स्ट्रिंग में काम कर रहा है इसको टेंशन कहेंगे। ये वेट के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होगा। इस तरीके से ये जो हमारी बॉडी जिसको हमने लटकाया हुआ है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या एक्सर्ट होता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये 3 केसेस हैं, ये 3 स्टेप्स में हम समझेंगे। पहला, ओरिजिनल जो पोजीशन है वो ओरिजिनल लूज फॉर्म स्प्रिंग का। यहाँ पर देखिए कोई भी फोर्स कुछ भी नहीं एक्सर्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो बाहर से कुछ लग रहा है फोर्स और ना स्प्रिंग अपना खुद से कोई फोर्स लगाएगी जब तक कि कोई, क्योंकि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन का काम होगा। दूसरा केस है यहाँ पर बी वाला, जहाँ पर हमने 2 ब्लॉक की मदद से स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया है। अब इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग जो है एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ब्लॉक्स पे लगाएगी। तो ये तो हो गया आपका दूसरा केस कंप्रेस्ड पोजीशन में। अब स्ट्रेच्ड पोजीशन में क्या होगा, स्प्रिंग यहाँ पर स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग रखी रहेगी उसकी मदद से हमने उसे स्ट्रेच किया है। तो यहाँ पर जितने फोर्स लगा करके हमने इसको एक्सर्ट किया उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ये दोनों ब्लॉक्स को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग ने यहाँ पर भी फोर्स को एक्सर्ट किया। तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि स्प्रिंग में काम करता है, इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अगला है फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कोलिजन। अब देखिए, कोलिजन यानी जब कोई 2 बॉडी आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ
फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कोलिजन। When two bodies collide, they push each other. As a result, equal and opposite forces act on each body. यहाँ पर है कि बॉडी बी मोशन में है, विच कोलाइड्स विद अ मूविंग बॉडी ए एंड exerts a force on a body A, which is called the force of action. At the same instant, body A exerts an equal and opposite reaction force on the body B. अब देखिए यहाँ पर दो बॉडी है ए और बी, ये दोनों क्या करें, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी है, यानी ए बॉडी ने बी पर जो फोर्स लगाया वो चीज़। अब यहाँ पर देखिए फोर्स बी ए क्या है, एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ने जो एग्जर्ट किया वो ये है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो ए क्या करेगा, ए बी पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और बी ए पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, और इस तरीके से ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों वापस से दूर चले जाएंगी। फोर्स एक्सर्ट यहाँ पर एक्सर्ट किया ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान, यानी टकरा रहे थे तब, और फिर बॉडीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कोलिजन के बाद। तो ये है कोलिजन फोर्स। अब देखिए जो दूसरा टाइप था फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको पढ़ते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो कि बिना फिज़िकली टच हुए, यानी बिना फिज़िकल कांटेक्ट के भी वो एक दूसरे पे काम करें, ऐसे फोर्स को फोर्स ऑफ कांटेक्ट कहेंगे या फोर्स एट अ डिस्टेंस कहेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं या टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अपने यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल या हर एक जो भी बॉडी है, बॉडी यानी पार्टिकल से मिलकर के बनी है, तो हम यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ को लेके चलेंगे, पार्टिकल। हर एक पार्टिकल एक दूसरे पे कोई ना कोई फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ये एक प्रॉपर्टी होती है हर एक पार्टिकल में। तो जो एक दूसरे पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस टाइप के फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। लेकिन अब देखिए जैसे हमने क्या किया कि एक बॉडी है, अब जो ये है एक दूसरे में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही फिजिबल होता है, यानी बहुत ही हल्का होता है, तो वो इतना नहीं समझ में आता है। लेकिन क्योंकि अब कोई भी चीज़ है वो अगर नीचे की तरफ गिर रही है, तो हमें पता है कि कोई भी बॉडी है अगर उसको हमने छोड़ दिया, ऐसे यहाँ से अगर हमने कॉइन को छोड़ा एक हाइट पे, तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरेगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है, इस कॉइन ने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और अर्थ ने इस कॉइन को किया, बट अर्थ के पास इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ's अट्रैक्शन इज कॉल्ड द पुल ऑफ ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से ये बॉडी या ये कॉइन नीचे की तरफ आया। तो यानी जो है यहाँ पर ओवरऑल अर्थ ने एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट किया। तो ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके एक दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल ये है कि अ बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल स्टार्ट्स रोलिंग डाउन व्हेन द बॉल इज टिल्टेड। अगर कोई बॉल है वो सीधी टेबल पे रखी हुई हो और उसके बाद उस टेबल को थोड़ा सा उठा दिया जाए एक साइड से, तो बॉल नीचे की तरफ रोल ऑन करेगी। इसका मतलब यही है कि ओवरऑल इसको एक डायरेक्शन मिला नीचे की तरफ। अभी तक जब ये बॉल इस
टेबल पर रखी हुई थी तो अर्थ इस पे हर तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, लेकिन जैसे ही ये बॉल इस टेबल को टिल्ट किया गया तो ये बॉल जो थी अब यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग फोर्स काम किया। यहाँ पर जो बॉल रखी हुई थी टेबल पे वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल था इसका जो वेट है उसी के डायरेक्शन में, माने कि ये जो है mg है नीचे की तरफ हुआ ना, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये और एक इसी डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो ये डायरेक्शन में ये ज़्यादा वो होगा और ये नीचे की तरफ आए, ये क्या है ग्रेविटी की वजह से है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अप इन एयर इट गोज़ अप एंड रीचेस टू अ हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड। जब किसी बॉडी को हम एयर में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाता है और फिर उसके बाद वहाँ से वो नीचे चला आता है, अर्थ की तरफ रिटर्न करता है। तो यहाँ पर भी क्या काम किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम किया है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, पुल की वजह से ये बॉडी नीचे आई। कुछ दूर तक जहाँ तक जिस फोर्स से हमने इसको भेजा उस ऊपर थ्रो किया वो उसने काम किया। फिर जैसे ही वो ख़त्म होता है, क्योंकि वो फिजिबल होना शुरू हो जाता है एकदम से कम, और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा होने लगता है, तो उस तरीके से फिर ये बॉडी नीचे आने लगती है ये। अब नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल और है, द कॉइन फॉल्स डाउन व्हेन इट इज़ रिलीज्ड एट अ हाइट। एक हाइट से जब कॉइन को नीचे गिराया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी यहाँ पर चार्ज की बात की जा रही है, यानी अगर दो चार्ज हैं कोई भी, तो वो दो चार्ज आपस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, मतलब वो कुछ दूरी पे हैं, उनमें सेपरेशन है। तो ये जो इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इस पे ये थोड़ा निर्भर करता है, उसको हम आगे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। तो जो जैसे ये दो पार्टिकल्स हैं, इनका जो नेचर है, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, कुछ दूरी पे रहेंगे, तो उन दूरी के प्रोपोर्शन में, उन दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये जो फोर्स ऑफ इनका अट्रैक्शन है वो काम करेगा, और इसी को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, व्हेन अ कॉम्ब इज़ रब्ड ऑन अ ड्राई हेयर्स इट गेट्स चार्ज्ड। इफ़ द कॉम्ब इज़ ब्रॉट नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर opposite charges are induced on the bits of paper and they begin to move towards the comb। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक कॉम्ब को, बेसिकली एक कॉम्ब को आप क्या किए, रब किए अपने हेयर्स में, तो वो कॉम्ब क्या हो गया, कुछ चार्ज आ गया, यानी वो आप मान लीजिए कि वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर इस कॉम्ब पे नेगेटिवली चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे हम इसको बिट्स ऑफ पेपर यानी छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रखेंगे, उसके पास लाएंगे, तो यहाँ पर तुरंत ही एक चार्ज, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाए, क्योंकि बिट्स ऑफ पेपर के पास अपना कोई चार्ज तो था नहीं, तो वो जो भी कॉम्ब का चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट में वो कुछ वहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर ये जो बिट्स ऑफ पेपर है इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसमें काम किया उसका एक एग्जांपल है। अब देखिए अगला है आपका मैग्नेटिक फोर्स।
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्जेस थे, आपको पता है मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब हम अगले मैग्नेट को यहाँ पर लेके आएंगे जिसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल है, तो अगर सेम पोल होगा तो क्या होगा, यानी लाइक पोल होंगे तो क्या होंगे, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लाइक पोल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ रिपेल करेंगे। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ है या फिर साउथ साउथ है, लेकिन अगर अनलाइक पोल होंगे यानी नॉर्थ और साउथ आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल है आपका कि अगर आप मैग्नेट का एक कोई पोल लेकर के एक नेल के पास, आयरन नेल के पास लेंगे, तो आयरन नेल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसके पोल के आने की वजह से इस आयरन नेल में एक इसका अपोजिट पोल डेवलप होगा, यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जिसको मैग्नेट की वजह से हुआ है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अब देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में देखते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा था क्या है कि हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का, कभी रिपेल नहीं किया, यानी दो बॉडी आपस में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यही सिर्फ हमने कहा है, ना कि रिपेल भी करती हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो दूसरा क्या है कि आपका उसके जस्ट विपरीत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो हैं ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दो मैग्नेट के अगर सेम पोल होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, दो सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बट अपोजिट होंगे या अनलाइक होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टू बॉडीज़ डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। उनके बीच की जो दूरी रहती है, इसको यहाँ पर हमने ऊपर में सेपरेशन फोर्स, हाँ फोर्स एट अ डिस्टेंस भी हमने इसको कहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर फोर्स एट अ डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है तो कुछ दूरी पे भी होंगे। अब वो दूरी कैसी होगी उस पर डिपेंड करेगा, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं और वो उनमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कोई भी काम कर रहा है, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा वो इस सेपरेशन पे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा सेपरेशन का, उतना कम इनका फोर्स रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड जो फोर्स का रहेगा वो उतना कम रहेगा, उसका मान जो फोर्स का मान जो होगा, वैल्यू जो होगी वो उतनी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वैसे वैसे जो ये फोर्स का, इन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स काइंड्स उनके और फोर्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।